हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने आपकी क्लास 8 की जो इंग्लिश है हनी ड्यू उसका 7th चैप्टर इसका फर्स्ट वीडियो कर लिया था, ए विजिट टू कैम्ब्रिज। इस लेसन के अंदर दो ऐसे व्यक्तियों की टॉक है, वार्तालाप है जो अपने अपने क्षेत्र में महान व्यक्ति हैं। एक हैं स्टीफन हॉकिंग और दूसरे हैं फिरदौस कांगा, जो दोनों ही अपनी शारीरिक अक्षमताओं के चलते व्हील चेयर पर अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन दोनों ही अपने अपने फील्ड के बहुत माने हुए व्यक्तित्व हैं। स्टीफन हॉकिंग्स है ना, इंग्लैंड की जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है उसके अंदर प्रोफेसर थे, है ना। और फिरदौस कांगा जो हैं ये मुंबई के अंदर रहने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो जर्नलिस्ट भी हैं, है ना, ट्रैवल्स करते हैं, उनके बारे में लिखते हैं और अन्य बहुत सारे सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं। तो इसमें हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। तो ये कैम्ब्रिज टूर करने के लिए जाते हैं। फिरदौस कांगा जो है, देखो ये किनका चित्र है, ये स्टीफन हॉकिंग जो साइंटिस्ट है उनका चित्र है, और ये फिरदौस कांगा हैं, है ना, जो हमारी इंडिया के अंदर जो मुंबई है महाराष्ट्र में उसके रहने वाले हैं। तो इनका अपन ने यहाँ तक कर लिया था। अब इस सेकंड वीडियो में इसका रिमेनिंग पार्ट इस लेसन का हम करेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं हम। ए फर्स्ट ग्लिम्स, GLIMP, ऐसी ग्लिम्स का मतलब होता है झलक। जो पहली झलक है उनकी ऑफ हिम इज शॉकिंग, वो एक तरह से शॉक देने वाली है, झकझोर देने वाली है। यानी जो साइंटिस्ट है स्टीफन हॉकिंग की जो पहली झलक है वो एक तरह से झकझोर देने वाली है। बिकॉज क्योंकि ही इज़ लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि वो एक स्थिर फोटोग्राफ की तरह है, एक स्थिर फोटो की तरह है। जैसे फोटो फ्रेम होता है ना, वो हिल सकता है ना डुल सकता है। एज इफ मानो कि ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, मानो कि जितनी भी उनकी जो तस्वीरें हैं जो कि मैगजीन्स के अंदर छपती हैं, न्यूज़पेपर्स के अंदर छपती हैं, हैव टर्न्ड 3 डायमेंशनल, वो 3 विमाओं वाली हो गई हैं। नॉर्मल जो पिक्चर होती है वो क्या होती है, उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है ना। और जो असली पिक्चर होती है, असली जो व्यक्ति होता है उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है, तीनों डायमेंशंस होती हैं, है ना। तो लेखक कह रहे हैं कि फ़र्क इतना सा है कि जो अखबारों में जो मैगजीन्स में जो उनकी पिक्चर्स छपती हैं वो, और इस पिक्चर के अंदर क्या अंतर है कि जब उन्होंने उनको असली में देखा है तो वो एक तरह से 3 डायमेंशनल उनकी पिक्चर है। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज, तब आप देखते हो कि उनका सिर ट्विस्ट हो रखा है साइडवेज, एक और, इनटू ए स्लम्प, है ना, एक स्लम्प के रूप में। स्लम्प का मतलब होता है ना, झुका हुआ होना, है ना, एक तरफ ऐसे झुक जाता है ना, एक तरफ झुका हुआ, बहुत ढीले से झुका हुआ ना। द टॉर्सो श्रंक इनसाइड ए पेल ब्लू शर्ट, और उनका जो टॉर्सो है, टॉर्सो का मतलब होता है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, उनके जो शरीर का ऊपर का हिस्सा है वो सिकुड़ गया है। इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, उनकी जो हल्की नीली जो शर्ट है जो उन्होंने पहन रखी है उनके अंदर वो सिमटा हुआ है उनके ऊपर का हिस्सा शरीर का। द वेस्टेड लेग्स, उनके जो पैर हैं वो सामर्थ्यहीन हैं। सामर्थ्यहीन का मतलब उनके ऊपर वो चल फिर नहीं सकते हैं, उनकी मदद से वो चल फिर, यानी वो उनके लिए अनुपयोगी हैं। यू लुक एट हिज आईज विच कैन स्पीक स्टिल and they are saying something huge and urgent. You look at his eyes, आप उनकी आंखों की तरफ देखते हो, which can speak, जो बोल सकती हैं, उनकी आंखें ऐसा लगता है मानो कि बोलने को तत्पर हैं वो। Still, स्थिर हैं उनकी आंखें, and they are saying something huge and urgent, और ऐसा प्रतीत होता है कि वो कुछ बहुत बड़ी बात, कुछ बहुत अर्जेंट बात कहना चाह रही हों उनकी आंखें।
इट इज़ हार्ड टू टेल वॉट, लेकिन ये बताना कठिन है कि उनकी आंखें आखिर कहना क्या चाहती हैं। बट यू आर सेकन, लेकिन आप हिल जाते हो, अंदर से आप झकझोर दिए जाते हो, बिकॉज क्योंकि यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, क्योंकि आपने वो देख चुके हो जो आप कभी नहीं देख सकते थे। एक ऐसे व्यक्तित्व को आप देख चुके हो जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बिफोर यू, आपकी आंखों के आगे, आपके सामने, लाइक ए लैंटर्न whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside is the incandescence of man, है ना। अब कल्पना करो बेटा कि एक लैंप होता है, जैसे आपने देखा होगा ना, जो गांव के अंदर या पहले, आजकल तो कम मिलते हैं, पहले जहाँ बिजली कम आती थी तो उसका केरोसिन का लैंप होता था, ठीक है ना। इस तरह की शेप होती थी उसकी, है ना, जैसे ऐसा यहाँ बनाता हूँ, देखो मैं, है ना, कुछ इस तरह का, ये इसका गोल सा ऐसे यूँ होता था, ठीक है ना। और फिर यहाँ इसमें ये बत्ती होती थी, है ना, इसकी लौ जलती थी, और फिर इसके ऐसे ये कांच का क्या होता था, एक ऐसे ये इस तरह का एक, है ना, ऐसे यूँ इस तरह की चिमनी टाइप होती थी, है ना। तो ये लालटेन समझ लो आप, लैंप, है ना, इस तरह का एक लैंप हुआ करता था, ठीक है ना। तो इसमें कहा गया है बिफोर यू, आपकी आंखों के सामने, बिफोर यू लाइक ए लैंटर्न, एक ऐसी लालटेन प्रतीत होती है, हुज वॉल्स, जिसकी की दीवारें, तो इस लालटेन की दीवारें क्या है बताओ, ये जो कांच है ये इतना पतला हो गया है ना। ऐसे समझो कि ये कांच इतना अगर पतला हो कि ये कांच दिखे नहीं, है ना, बस आपको फ्लेम ही फ्लेम दिखे, है ना, इसकी जो ज्वाला है इसके अंदर सिर्फ वो ही दिखाई दे, यानी ये कांच इतना पतला हो, है ना, कि सिर्फ आपको सिर्फ उसकी फ्लेम जो है, ज्वाला है, वही दिखे। तो यही कहना चाह रहे हैं लेखक कि उन स्टीफन हॉकिंग का जो बाहरी शरीर है वो इतना दुर्बल है, इतना पतला दुबला और इतना कमज़ोर है कि उनके अंदर जो आत्मा है, जो प्रज्वलित है ना, जो प्रकाशमान आत्मा है, वो साफ साफ दिखाई दे रही है ना। तो यही कहना चाहते हैं ये, बिफोर यू लाइक ए लैंटर्न, आपके सामने एक ऐसी लालटेन है मानो, हुज वॉल्स आर वॉर्न सो थिन, जिसकी की दीवारें इतनी पतली हो गई हैं, यू ग्लिम्प्स ओनली द लाइट इनसाइड, कि आप सिर्फ जो उसके अंदर का जो प्रकाश है, सिर्फ आप उसी की झलक पा रहे हो। इज द इनकैंडेसेंस ऑफ मैन, और वो जो झलक है वो एक व्यक्ति की क्या है, इनकैंडेसेंस है। इनकैंडेसेंस मतलब ये जो आत्मा का प्रकाश होता है ना, इनर ग्लो, अंदर का जो ग्लो होता है ना, आंतरिक जो चमक होती है आत्मा की, वो आपको दिखाई देती है। इनकैंडेसेंस ऑफ मैन। The body, almost irrelevant, exists only like a case made of shadows. उनका जो शरीर है वो लगभग महत्वहीन है, irrelevant है, महत्वहीन है, वो उपस्थित है, exist है, only like, केवल इस तरह से जैसे कि वो एक आवरण हो, केस यानी आवरण हो, मेड ऑफ शैडोज, एक छाया से निर्मित वो आवरण हो। तो देखो छाया तो क्या होता है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता, है ना, तो उस तरह का उनका शरीर है। सो दैट आई, इसलिए मैं, नो बिलीवर इन इटर्नल सोल्स, जो कि आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं करता है, नो बिलीवर, विश्वास नहीं करने वाला, इन इटर्नल सोल्स, आत्मा की अमरता के बारे में मुझे विश्वास नहीं है, इसलिए मेरे जैसा एक तरह से नास्तिक व्यक्ति नो, यह जानता है, दैट दिस इज वॉट ईच ऑफ अस इज, कि यही है जो हम सब हैं, एवरीथिंग एल्स एन असेसरी,
इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब अनावश्यक है। असेसरी का मतलब क्या होता है? नॉन असेंशियल, नॉट असेंशियल बट एक्स्ट्रा थ्रो डेकोरेटिव, दो डेकोरेटिव, है ना, सिर्फ वो आवश्यक नहीं है, बस ऊपर की क्या है? सजावट है ना। तो बेटा इसीलिए तो कहते हैं कि जो मानव होता है इसके अंदर जो मुख्य तत्व होता है वो क्या होती है? उसकी आत्मा होती है, और ये बाकी जो शरीर है ये तो क्या है? आवरण है ना। ये शरीर जो होता है वो क्या है? आवरण है। What do you think? अब ये फिर प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे, स्टीफन हॉकिंग से फिरदौस कांगा पूछ रहे हैं, What do you think is the best thing about being disabled? एक विकलांग होना, एक दिव्यांग होना, एक दिव्यांग व्यक्ति होने के लिए के बारे में आप क्या अच्छी चीज़ समझते हो, है ना। What do you think is the best thing about being disabled? है ना, एक डिसेबल होना, एक दिव्यांग व्यक्ति होना के लिए आप क्या अच्छा सोचते हो? What do you think is the best thing? है ना, यानी एक दिव्यांग के लिए सबसे अच्छी बात क्या है, ऐसे समझो आप इसको, है ना। What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. मैंने उनसे ये पहले पूछ लिया था ये प्रश्न कि What do you think is the best thing about being disabled? कि disabled होने का सबसे अच्छी चीज़ क्या है? I don't think there is anything good about being disabled. मैं नहीं समझता कि डिसेबल होना अपने आप में कोई एक अच्छी चीज़ है। I don't think there is anything good, है ना, मैं नहीं समझता कि कुछ अच्छाई है इसमें, about being disabled, है ना, एक दिव्यांग होने में कोई अच्छाई है, कोई अच्छे गुण हैं, कोई अच्छी बात है। I think, I said, मैंने कहा, मैं सोचता हूँ, you do discover, आप खोज पाते हो, जान पाते हो, how much kindness there is in the world, कि इस संसार के अंदर कितनी दया है ना, यानी दया, प्रकृति की दया, है ना। देखो बेटा, हमको सुबह रोजाना अनवरत जो है ना सूर्य के दर्शन होते हैं, मुफ्त में हमको हवा मिली हुई है सांस लेने के लिए, प्रकृति ने हमको पानी दिया है पीने के लिए, भोजन के लिए अन्न दिया है, सब्जियां दी हैं, तो जो जो आवश्यक चीज़ें हैं उनमें से अधिकांश हम सबको ईश्वर ने क्या दी हैं? मुफ्त में दी हैं। और ये इसका मतलब क्या है? प्रकृति की हमारे ऊपर क्या है? दया है। और इसके अलावा इस संसार के अंदर बहुत सारे दयालु लोग भी होते हैं। तो फिरदौस कांगा उन्होंने तो क्या कहा कि मैं नहीं समझता कि डिसेबल होने कोई अच्छी बात है, डिसेबल होने में कुछ अच्छी चीज़ छिपी हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं, फिरदौस कांगा कह रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब आप डिसेबल होते हो, विकलांग होते हो, दिव्यांग होते हो, तो यू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इन द वर्ल्ड, कि आप जान पाते हो कि इस संसार के अंदर कितनी दयालुता है। यस, ही सेड, हाँ, उन्होंने कहा। इट वॉज ए डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस, ये उनकी आवाज़ की कमी थी, है ना, वॉइस सिंथेसाइजर, दैट इट कुड नॉट कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, नो शेड्स और टोन, है ना। अब उन्होंने यस कहा, है ना, तो जब फिरदौस कांगा ने ये कहा कि यदि आप डिसेबल हो तो आप इस संसार के अंदर जो बहुत बड़ी मात्रा में दया है उसको आप जान पाते हो, तो उसके उत्तर में उन्होंने हाँ कहा, है ना। लेकिन वो हाँ कैसी आवाज़ थी? वो तो एक मशीन की आवाज़ थी। तो लेखक कह रहे हैं कि इट वाज द डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर। वॉइस सिंथेसाइजर का मतलब क्या होता है? उनकी आवाज़ को कृत्रिम रूप से बोलने वाली जो मशीन की आवाज़ है वो, ये उसकी थोड़ी कमी थी, उसकी कमी थी कि वो नहीं बता सकती थी, कन्वे यानी बताना, नो इन्फ्लेक्शन, उतार चढ़ाव, है ना। जैसे हम बोलते हैं तो कभी हम कोई जोर दे के कहनी होती तो उस चीज़ को हम जोर दे के बोल, कहीं रुकना होता है तो वहाँ हम रुकते हैं, है ना। तो हमारी वॉइस के अंदर उतार चढ़ाव होते कि नहीं होते, लेकिन जो एक मशीन होती है वो तो उसकी आवाज़ में कोई उतार चढ़ाव नहीं होते। नो शेड्स, ना ही कोई एक शेड होती हैं, है ना, एक बात कहने का एक लहजा होता है, और टोन, वही शेड और टोन का मतलब क्या होता है? लहजा, यानी एक मनुष्य जब बोलता है तो उसकी आवाज़ में उतार चढ़ाव होते हैं, लय होती है, तारतम्य होता है, ठीक है ना, और कुछ टोन होती हैं। लेकिन उस मशीन में की ये क्या थी? कमी थी कि जब उन्होंने यस बोला तो वो एक यस के साथ में और कुछ वो चीज़ नहीं बोल पाई।
एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एंथुजियास्टिकली ही एग्रीड विद मी, और मैं बता नहीं सकता कि कितने एंथुजियास्टिकली, है ना, कितने उत्साहपूर्वक वो मेरी इस बात से सहमत थे, है ना। अगर वो बोल पाते तो हो सकता है वो यस के अलावा और भी कई सारे शब्द बोलते, लाइन बोलते वो, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाए थे। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर, शिफ्ट इन चेयर का मतलब होता है गियर बदलना, क्योंकि उनकी व्हील चेयर है, तो बेटा इनकी जो है ना व्हील चेयर होती है वो बहुत ऑटोमेटिक होती हैं, है ना, उनके अंदर मोटर फिट होती है ना, उसमें गियर होते हैं आगे पीछे ऊपर नीचे, है ना, बहुत सारे वो मशीन जो है ना वो व्हील चेयर जो है उसी के अंदर कर सकती है वो। तो जब भी मैं अपनी उस चेयर के अंदर गियर बदलता था और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, या मैं अपनी कलाई को मोड़ता था समय देखने के लिए, क्योंकि आधे घंटे का समय दिया गया था ना, तो जब भी मैं ये करता था, अपनी व्हील चेयर के गियर बदलता था या अपनी कलाई को मोड़ता था समय देखने के लिए, आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ अवर 30 मिनट्स काउंट। तो लेखक कह रहे हैं फिरदौस कांगा कि मैं चाहता था कि मुझे जो आधे घंटे का समय मिला है मैं उसके एक एक मिनट का सदुपयोग करूं। आई फेल्ट ए ह्यूज रिलीफ एंड एक्सेलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी, है ना। अब वो लेखक तुलना कर रहे हैं कि देखो ये स्टीफन हॉकिंग हैं, इनसे तो मेरी जो शरीर है, मैं भी भले ही व्हील चेयर पे हूँ लेकिन मेरे शरीर में और इनके शरीर में 1000 गुना अंतर है, मैं इनसे बहुत अच्छी पोजीशन में हूँ, है ना। तो लेखक कह रहे हैं आई फेल्ट ए ह्यूज रिलीफ, मैं एक बहुत बड़ी रिलीफ महसूस करता हूँ, है ना, एंड एक्सेलरेशन, और बहुत बड़ा एक्साइटमेंट महसूस करता हूँ संभावनाओं के बारे में ऑफ माई बॉडी, मेरे शरीर की संभावनाओं के बारे में। कि अर्थात देखो इन्होंने इतने लेवल का डिसेबल होने के बावजूद भी, इतना ज़बरदस्त विकलांग होने के बावजूद भी, है ना, इनका पूरा शरीर काम ही नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक उपलब्धियां हासिल की हैं, तो मेरा शरीर तो बहुत अच्छा है, तो मेरे शरीर के अंदर क्या है, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी छिपी हुई हैं। तो ऐसा सोचकर मुझे बहुत बड़ा रिलीफ महसूस हुआ और उत्तेजना महसूस हुई। हाउ लिटिल इट मैटर्ड, ये बहुत कम मैटर करता है, इसका बहुत कम मैटर करता है ये, देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड, ये कोई मैटर नहीं करता कि मैं आगे चल नहीं पाऊंगा या मैं कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा, कोई बात नहीं, है ना। ये देखो ये तो बिल्कुल हिलडुल ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने इतने बड़े वैज्ञानिक काम कर लिए, है ना। तो लेखक कह रहे हैं ये कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है कि मैं ना कभी चल पाऊंगा ना खड़ा हो पाऊंगा, लेकिन मेरे शरीर के अंदर असीम संभावनाएं इनकी तुलना में अभी भी छिपी हुई हैं। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें कहा, ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिश फॉर मी, है ना। क्लिश का मतलब होता है फ्रेज और आइडिया यूज्ड सो ऑफन दैट इज लॉसेज इट्स मीनिंग, है ना। कई बार ऐसा होता है ना, किसी शब्द को हम बार बार प्रयोग करते हैं तो उसका जो असली अर्थ होता है वही खो जाता है ना। तो ये बार बार कह रहे हैं उनको कि तुम मेरे लिए प्रेरणा हो, तुम मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा हो, है ना। तो फिर एक तरह से बार बार जब आप किसी चीज़ को बोलते हो तो वो अपना अर्थ क्या कर देती है, खो देती, फिर उसका उतना महत्व नहीं रह जाता। तो वही बात ये कह रहे हैं। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन, कि आप मेरे लिए कितनी बड़ी प्रेरणा रहे हो, बियॉन्ड क्लिशे फॉर मी एंड श्योरली, और निश्चित रूप से फॉर अदर्स, अन्य लोगों के लिए भी आप क्या रहे हो, बहुत बड़ी प्रेरणा रहे हो। डिड दैट थॉट हेल्प हिम, क्या इस विचार से आपको कुछ मदद मिली कि लोग आपसे प्रेरणा ग्रहण करते हैं? नो ही सेड, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया नहीं। देखो बेटा कितने स्पष्ट बोलने वाले हैं। एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क, अब मैंने सोचा कि मैं कितना मूर्ख था जो मैंने ये ऐसा प्रश्न पूछा। When your body is a CLAUS क्लैस्ट्रोफोबिक रूम, क्लैस्ट्रोफोबिक रूम का मतलब होता है एक बहुत छोटा, वेरी स्मॉल एंड सफोकेटिंग, है ना, एक बहुत छोटा और जिसमें सांस भी नहीं ली जाए ऐसा कमरा, घुटन भरा कमरा, है ना। तो एक तरह से उनका शरीर तो क्या है, एक तरह से वैसा ही कमरा हो गया ना, एक छोटा सा कमरा है जिसमें सांस भी नहीं ली जा रही हो, ठीक
ठीक है ना। तो अब लेखक कह रहे हैं कि व्हेन योर बॉडी इज ए क्लस्ट्रोफोबिक रूम, जब आपका शरीर जो है वो एक ऐसे कमरे के समान है ना, जो बहुत ही छोटा है और घुटन भरा है, एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाई डे, और जिसकी की दीवारें दिन प्रतिदिन सिकुड़ती जा रही हैं, इट डज नॉट डू मच गुड, है ना। तो ये कोई ज़्यादा हेल्प आपको नहीं मिलती, ये कोई ज़्यादा, है ना, खुशी की बात आपको नहीं मिलती। टू नो, यह जानना, दैट देयर आर पीपुल आउटसाइड, कि बाहर कुछ लोग ऐसे हैं, स्माइलिंग विद एडमिरेशन, जो आपकी ओर प्रशंसा से मुस्कुरा रहे हैं, टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल, है ना, कि आप अभी जीवित हो, उनके लिए आप अभी जीवित हो, अर्थात उनके लिए आप इतने बड़े बड़े काम कर रहे हो। तो लेखक एक तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि भले ही दुनिया आपकी कितनी भी तारीफ कर रही हो, है ना, आपको देख के इंस्पायर हो रही हो, लेकिन जब आपका खुद का शरीर एक ऐसा है जो दिन प्रतिदिन सिकुड़ता चला जा रहा है और एक तरह से आपके लिए घुटन भरा है, तो ये जो दूसरे लोग जो आपको देख के प्रेरणा पा रहे हैं, उनका कोई खास महत्व नहीं रह जाता। अब फिर लेखक ने पूछा, इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपुल, समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, क्या आप कुछ सलाह देना चाहेंगे दिव्यांग लोगों को, विकलांग लोगों को, क्या आप कोई सलाह देना चाहेंगे, समथिंग, कुछ ऐसी चीज़, दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, जिनसे कि उनकी जो जीवन है वो अच्छा बन सके और सुंदर बन सके, क्या आप इससे संबंधित कोई सलाह उनको देना चाहेंगे। अब वो कह रहे हैं, स्टीफन हॉकिंग कह रहे हैं, दे शुड कंसंट्रेट ऑन वॉट दे आर गुड एट, उन्हें उन चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, उन चीज़ों के ऊपर उन्हें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन चीज़ों में वो अच्छे हैं, दे आर गुड एट, है ना। तो वो कह रहे हैं कि दिव्यांग व्यक्तियों को उन चीज़ों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिनके अंदर वो अच्छे हैं, जिनके अंदर उनकी रुचि है, जिनको बहुत अच्छा तरह से कर सकते हैं। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर ए वेस्ट ऑफ टाइम, है ना। अब आपने सुना होगा बेटा कि कभी ये इनके दिव्यांग जो होते हैं, इनके भी ओलंपिक खेल होते हैं, विकलांगों के ओलंपिक खेल होते हैं, जिनको पैरालंपिक खेल बोलते हैं शायद, है ना, ठीक है ना। तो उनमें उस तरह के जो लोग हैं ना, दिव्यांग लोग, वही भाग लेते हैं। तो ये लेखक ये कह रहे हैं स्टीफन हॉकिंग कि मेरी नज़र में कि जिस तरह से ये जो डिसेबल्ड लोगों के लिए जो ओलंपिक्स जो खेल हैं, इनका जो आयोजन होता है, ये एक तरह से वेस्ट ऑफ टाइम है। आई नो वॉट यू मीन, मैं जानता हूँ कि आपका कहने का अर्थ क्या है, यानी अर्थात मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आई रिमेंबर्ड द ईयर्स, मैंने याद किए वो साल, वो वर्ष मैंने याद किए। आई हैड स्पेंट ट्राइंग टू प्ले ए स्पेनिश गिटार, जब मैंने वर्ष बिताए थे स्पेन की गिटार बजाने में, है ना। स्पेनिश यानी स्पेन कंट्री, वहाँ की कोई एक बड़ी गिटार होती है। कंसिडरेबली लार्जर देन आई वाज, यानी वो जितना मैं बड़ा था मेरे से भी कई गुना वो बड़ी थी, यानी अर्थात मेरे से भी वो क्या थी, काफ़ी अधिक बड़ी थी, कई गुना नहीं, काफ़ी अधिक मुझसे भी वो बड़ी थी। तो इस तरह की एक स्पेनिश गिटार को बजाना सीखने के लिए मैंने अपने बहुत सारे वर्ष क्या कर दिए थे, बिता दिए थे, है ना। तो लेखक कह रहे हैं कि ऐसी ये फालतू की चीज़ों में, है ना, कि ज़बरदस्ती शान बघारने के लिए, ज़बरदस्ती दिखावा करने के लिए, है ना, ये इस तरह की चीज़ों में हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। एंड हाउ ग्लीफुली, और कितने आनंद के तरीके से, कितना आसानी से, कितना खुश होकर, आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट वन नाइट, और कि मैंने एक रात्रि उसको तोड़ मरोड़ के फेंक दिया था। अनस्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब होता है तार बांधना, और अनस्ट्रिंग का मतलब तार खोल देना। तो उन्होंने उस गिटार के तार वाल खोल खाल के पटक दिए थे, है ना। तो लेखक फिरदौस कांगा कह रहे हैं, जब उन्होंने ये बात कही कि ज़बरदस्ती उनसे बेचारे जो ये दिव्यांग हैं उनको ओलंपिक खेलों की तैयारी करा रहे हैं, वैसे ही उनको पहले ही कष्ट है, विकलांग तो वो पहले ही हैं, और फिर भी उनको दौड़वा रहे हैं, ज़बरदस्ती दौड़वा रहे हैं। तो एक तरह से उनके साथ नाइंसाफ़ी है ये,
है ना। तो इनसे उनको कोई वेस्ट ऑफ टाइम है ये। तो फिर लेखक कह रहे हैं फिरदौस कांगा कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे भी याद है कि मैंने भी बहुत सारे वर्ष ज़बरदस्ती फालतू में ही एक स्पेनिश गिटार है उसको बजाना सीखने में बिता दिए थे, और एक दिन मैंने बड़े खुशी खुशी उसको तोड़ मरोड़ के फेंक दिया था एक रात मैंने। द हाफ आवर वाज अप, आधा घंटा बीत चुका था। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ। अब उन्होंने कहा फिरदौस कांगा ने, ये फिरदौस कांगा हैं। देखो एक चीज़ देख रहे हो बेटा, इन्होंने देखो स्वेटर पहन रखा है ना, कैसा है ये, घर का बना हुआ नजर आ रहा है। देखो इस तरह की बनावट जो होती है ना, ये जो घर बनाते हैं ना सलाइयों से, जो महिलाएं बनाती हैं घर की, जो मम्मी या जो भी होती हैं, तो उनका बना हुआ स्वेटर है ये, ठीक है ना। तो अब उनको आधा घंटा हो गया। द हाफ आवर वाज, अब आधा घंटा बीत चुका था। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ, मैं सोचता हूँ कि मैंने आपको बहुत परेशान कर लिया। आई सेड ग्रिनिंग, मैंने हंसते हुए कहा। थैंक यू फॉर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, डॉट डॉट, यानी पूरा शब्द भी वो नहीं बोल पाए थे। स्टे, रुको, उन्होंने कहा। आई वेटेड, मैंने थोड़ी देर इंतज़ार किया, है ना। उन्होंने क्या कहा, स्टे, रुको अभी। आई वेटेड, मैंने इंतज़ार किया। अब फिर वो क्या बोले, हैव सम टी, चाय लीजिए मेरे साथ। आई कैन शो यू द गार्डन, फिर मैं आपको मेरा गार्डन दिखाता हूँ। स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि पहले आप चाय पीजिए, फिर मैं आपको मेरा गार्डन दिखाऊंगा। द गार्डन वॉज एज बिग एज ए पार्क, वो जो गार्डन था उनका वो इतना बड़ा था जैसे कि पार्क हो। बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने उसका एक एक इंच नाप डाला, यानी पूरे पार्क में उन्होंने भ्रमण किया। रम्बलिंग अलॉन्ग इन हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर, है ना। और उनकी व्हील चेयर कैसी थी, मोटर लगी हुई थी उसके अंदर जो चल सकती थी, है ना, ऑटोमेटिक, धक्का लगाने की जरूरत उसमें नहीं होती है। और रम्बलिंग का मतलब क्या होता है, जब उसके व्हील चलते हैं तो आवाज़ जो होती है उसको रम्बलिंग साउंड बोलते हैं। वाइल, जबकि आई डॉज्ड टू कीप आउट ऑफ द वे, जबकि मैं क्या कर रहा था कि बचने की कोशिश कर रहा था कि मेरी व्हील चेयर और उनकी व्हील चेयर टकरा नहीं जाए कहीं, है ना। तो वो तो एक एक इंच नाप रहे थे, कभी इधर जा रहे थे कभी उधर जा रहे थे, है ना। और मेरा ध्यान किस में लगा हुआ था कि अपनी गाड़ी को अलग करने में, कि मैं उनसे टकरा नहीं जाऊँ, डॉज नहीं हो जाऊँ मैं, डोजिंग, ठीक है ना। डोजिंग का मतलब क्या होता है, अवॉइड करना किसी चीज़ को टकराने से बचने के लिए, ठीक है ना। वी कुड नॉट टॉक वेरी मच, हम अब ज़्यादा बातें नहीं कर पाए थे। बिकॉज, क्योंकि द सन मेड हिम साइलेंट, क्योंकि सूरज ने उनको शांत कर दिया था। क्यों कर दिया था, द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर, ग्लेयर यानी चमक, क्योंकि बाहर था, पार्क में तो उजाला होता है, और उजाले में तुमने देखा होगा बेटा मोबाइल पे कुछ भी नज़र नहीं आता है ना। ऐसे ही कंप्यूटर की स्क्रीन जो होती है उनकी, जो उनकी व्हील चेयर का जो कंप्यूटर था उसकी जो स्क्रीन पे उसकी वजह से, धूप की वजह से, धूप की जो चमक थी उसकी वजह से जो स्क्रीन था वो क्या हो गया था, उस पर दिखाई नहीं दे रहा था, डिसअपियर हो गई थी। वो शब्द जो थे, लेटर्स जो थे, अक्षर डिसअपियर हो रहे थे, दिख नहीं उनको रहे थे, इसलिए वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। एन आवर लेटर, एक घंटे बाद, वी वर रेडी टू लीव, हम जाने के लिए तैयार थे, अलविदा कहने के लिए हम तैयार थे, एक दूसरे से विदा होने के लिए तैयार थे। आई डिड नॉट नो वॉट टू डू, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं करूं क्या। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, मैं ना उनको किस कर सकता था ना मैं रो सकता था। आई टच्ड हिज शोल्डर, मैंने उनके बाह को छुआ। एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और मैं बाहर की उस गर्मियों की शाम मैं बाहर उनके घर से निकल आया। आई लुक्ड बैक, मैंने पीछे मुड़कर देखा। एंड आई न्यू, और मैं समझ गया, ही वॉज वेविंग, कि वो हाथ हिला रहे थे। दो ही वॉज नॉट, यद्यपि वो ऐसा कर नहीं रहे थे, लेकिन वो मुझे वेव कर रहे थे, यानी उनकी अंदर ही अंदर मन में वो मेरे लिए, मुझे अलविदा कह रहे थे, लेकिन वो उसको प्रकट नहीं कर पा रहे थे। वॉचिंग हिम an embodiment of my bravest self, the one I was moving towards, the one I had believed in for so many years. Alone, I knew that my journey was over for now.
तो ये जो लेखक हैं फिरदौस कांगा, वो उनसे उनकी उस संक्षिप्त मुलाकात से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए हैं कि वो कह रहे हैं वाचिंग हिम, उनको देखना वो एक तरह से एम्बॉडीमेंट थे ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, मेरी जो बहादुर आत्मा है उनका एक तरह से वो प्रकट बॉडी स्वरूप थे, शारीरिक शरीरमान थे वो। द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, एक ऐसी आत्मा जिसकी ओर मैं अब आगे प्रस्थान करने वाला था। द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर्स, एक ऐसे आत्म तत्व के बाद की ओर मैं बढ़ने जा रहा था जिसकी मैं वर्षों से है ना विश्वास करता आया था। अलोन, अकेला, आई न्यू, मैं जान गया दैट माई जर्नी वाज ओवर, कि मेरी अब यहाँ की यात्रा समाप्त हो गई है। फॉर नाउ, अभी के लिए, है ना। तो लेखक वहाँ से एक बहुत बड़ी प्रेरणा पाकर उनसे मुलाकात करके रवाना हो जाते हैं। तो देखो ये फिरदौस कांगा ने लिखी है फ्रॉम हेवन्स ऑन व्हील्स, उनकी एक पुस्तक का नाम है हेवन्स ऑन व्हील्स, जिसमें विश्व में उन्होंने भ्रमण किए हैं इन्होंने फिरदौस कांगा ने, तो उन जो भ्रमण किए हैं उनकी जो जर्नीज हैं उनका इनके अंदर वर्णन है। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ ये आपको बहुत पसंद आया होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।